छात्रों, गुड मॉर्निंग। आगे की क्लास में समावेशी विद्यालय का निर्माण विषय के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों की बात हो रही थी। उस प्रतिमान में हमने तीसरा जो प्रतिमान देखा था, कार्यात्मक प्रतिमान, फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल के बारे में कल बात हुई। उससे आगे यदि हम देखें तो कार्यात्मक प्रतिमान का शैक्षिक महत्व क्या होगा, शिक्षा में इस कार्यात्मक प्रतिमान का क्या महत्व है। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विकलांग बालकों को इन शिक्षा को विकलांग बालकों के लिए, असमर्थ बालकों के लिए प्रदान किया जाता है। इसीलिए ये मॉडल उन बालकों के लिए ही विकसित किए गए हैं और बालकों के लिए विकसित करते हुए इन कार्यात्मक प्रतिमान का शैक्षिक महत्व यदि वास्तविकता में देखा जाए तो इनका कुछ शिक्षा में महत्व भी है। वो क्या है? क्योंकि आपने देखा कि कार्यात्मक जो प्रतिमान है वो प्रतिमान असमर्थी बालकों की जो क्षमता है, उस क्षमता को जानने के लिए, उस क्षमता से कार्य करने के लिए उनमें एक अंतर विकसित करता है कि वो बालक अपनी क्षमता के अनुसार किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए फिर उसमें शिक्षा को कैसे विकसित किया जाएगा, बालकों की क्षमता को कैसे विकसित किया जाएगा, उसका कुछ शैक्षिक महत्व होगा। उसमें पहला है सामान्य विकलांगों को सामान्य विद्यालय में तथा विशिष्ट विकलांगों को विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश दिलाया। क्योंकि जिनकी विकलांगता सामान्य है ऐसे बालकों को तो हम सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष विकलांगता है तो उनके लिए विशेष बालक विशेष विद्यालय में ही उनको यदि प्रवेश दिलाया जाए तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो अपने आप अच्छी प्रकार से विकसित हो सकती है। क्योंकि वो कार्य क्षमता जब स्पेशल तरीके से, जैसे आपका धौलपुर में मंदबुद्धि मयूरी मंदबुद्धि विद्यालय है, उसमें यदि हम मंदबुद्धि बालकों को ही प्रवेश दिलाएंगे तो वो अपनी कार्य क्षमता को विकसित कर सकती है। इसीलिए यदि सामान्य विकलांगता है तो वो सामान्य विद्यालय में ही विकसित हो जाएगी उनकी क्षमता, उनकी कार्य क्षमता। और यदि विशिष्ट विकलांगता है तो ऐसे बालकों की विकलांगता विशिष्ट विद्यालयों में ही अच्छी प्रकार से विकसित हो सकती है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपकी समावेशी छात्रों एवं शिक्षकों में सहयोगात्मक गुणों को विकसित करने का प्रयास। क्योंकि समावेशी विद्यालय में दोनों प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, सामान्य छात्र भी पढ़ते हैं और असमर्थ छात्र भी पढ़ते हैं। ऐसे छात्रों में और शिक्षकों में यदि सहयोग के गुण विकसित नहीं होंगे, सहयोगात्मक भावना विकसित नहीं होगी, तो हम उन बालकों की जो अच्छा बालक है, जो विकलांग बालक हैं, उनकी क्षमता को अच्छी प्रकार से विकसित नहीं कर सकते। क्योंकि एक यदि अध्यापक यह दृष्टि से देखेगा, वास्तविकता में उसको अच्छी प्रकार से विकसित नहीं कर पाएगा, तो हम उस बालक को एक सहयोग अच्छी प्रकार से नहीं दे पाएंगे, तो वो अपनी क्षमता को अच्छी प्रकार से विकसित नहीं कर सकते। इसीलिए समावेशी विद्यालयों में समावेशी छात्रों एवं शिक्षकों में सहयोग के गुणों को विकसित करना एक विशेष जरूरी है। इसीलिए ये कार्यात्मक जो प्रतिमान है वो ऐसे शिक्षकों में और छात्रों में एक सहयोग के गुणों का विकास करता है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपके विद्यालय के संसाधनों को विकसित करने का प्रयास है। क्योंकि विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में सामान्य बालक भी पढ़ते हैं और विकलांग बालक भी पढ़ते हैं, तो उनमें संसाधन किस प्रकार के हैं, विकलांग बालकों के लिए संसाधन उपलब्ध है कि नहीं, उसमें दोनों प्रकार के संसाधन आ जाते हैं, मानवीय संसाधन भी आ जाते हैं और भौतिक संसाधन भी आ जाते हैं। मानवीय संसाधनों में जैसे विकलांग बच्चों को पढ़ाने से संबंधित विशेष टीचर है कि नहीं, विशेष शिक्षक है कि नहीं, वो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आएंगे। भौतिक संसाधन में वो भौतिक व्यवस्था विद्यालय में है कि नहीं, जैसे कोई विकलांग बालक है और चढ़ने के लिए
स्लिप नहीं है, उस पर सीढ़ियाँ हैं, तो उसकी गाड़ी अंदर तक कैसे चढ़ेगी? तो कहने का मतलब वास्तविकता में मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन इनको विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये विकसित संसाधन विकसित नहीं होंगे तो उनकी कार्य क्षमता विकसित कैसे होगी? फिर अब कार्यात्मक मॉडल का मतलब क्या होगा? फिर इसका शिक्षा में क्या महत्व कैसे सिद्ध कर पाएंगे? इसीलिए शिक्षा में यदि महत्व सिद्ध करना है तो ऐसे बालकों के लिए संसाधनों को विकसित करने का हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका समावेशी विद्यालयों के यांत्रिक वातावरण में सुधार करने का प्रयास है। यांत्रिक वातावरण मतलब एक सिस्टम बन जाता है किसी भी विद्यालय का कि बच्चे आए, घंटी बजी, प्रार्थना हुई, क्लास में पहुंच गए, टीचर पहुंच गया, पढ़ाई शुरू हुई। एक यांत्रिक सिस्टम बन जाता है। उस यांत्रिक सिस्टम को एक तरीके से मतलब इनोवेटिव तरीके से यदि हम उसको परिवर्तन करें, उस वातावरण में सुधार करें, तो एक नया तरीका बच्चों के दिमाग में आएगा और एक नई उत्साह के साथ एक ऊर्जा उनके अंदर विकसित होगी। तो उनके अंदर की जो क्षमता है एक रूटीन के अनुसार यदि हम उसको बदलें तो वास्तविकता में उस वातावरण में भी एक अच्छा सुधार होगा। इसीलिए जो यांत्रिक वातावरण जैसा पहले से बना हुआ है उसमें यदि हम कुछ समय पर परिवर्तन लाएं, चेंजेस लाएं, तो वास्तविकता में वो वातावरण एक अच्छा वातावरण होगा और ऐसे बालकों के अंदर जो भी क्षमता है वो अपने आप विकसित करने की कोशिश करेंगे। जैसे समय पर किसी गेम का विषय रखना या क्विज प्रतियोगिता का विषय रखना या वाद विवाद का विषय रखना, तो वो यांत्रिक वातावरण थोड़ा सा हटेगा। एक ही सिस्टम चला रहा है, पहला पीरियड चलेगा, दूसरा पीरियड चलेगा, चौथा चलेगा, फिर लंच होगा, फिर खाएंगे, फिर पांचवा पीरियड आ जाएगा। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को यदि हम बदलें, उस यांत्रिक तरीके को यदि हम बदलें, वो उस ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसको यदि हम बदलें, तो उनके अंदर की जो भावना है, उनकी जो कार्य क्षमता है, वो वास्तविकता में एक अच्छी प्रकार से विकसित होगी। इसलिए पांचवा जो पॉइंट है, छात्रों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग प्रदान करना। समय समय पर उनका टेस्ट लेते रहना, उनकी क्या उपलब्धि परीक्षण करते रहना, उन समावेशी बालकों की क्या, विकलांग बालकों की क्या उपलब्धि रही, उनके अंदर जो क्षमताएं थी क्या वो विकसित हुई या कहाँ पर वो कमी रही। उस कमी को यदि हम दूर करें तो उनके स्तर को हम क्या कर सकते हैं? ऊंचा उठा सकते हैं। समय समय पर यदि आपने मूल्यांकन नहीं किया या उनकी उपलब्धि परीक्षण नहीं किए तो उनकी उपलब्धि, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हम सहयोग प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चे जो अक्षम है वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है। इसीलिए छठवां जो पॉइंट है, विशिष्ट विद्यालयों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन एवं सुधार करने के सुझाव हैं। विशिष्ट विद्यालय, कुछ विद्यालय समावेशी विद्यालय भी हैं, कुछ विशिष्ट विद्यालय भी हैं। समावेशी विद्यालय में दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, विकलांग भी पढ़ते हैं, अक्षम बालक भी पढ़ते हैं और सक्षम बालक भी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट बालक जो कि विशेष तरीके से इन असमर्थ बालकों के लिए ही विकसित किए जाते हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, उस कार्य प्रणाली में यदि हम परिवर्तन करें तो समय समय पर उनमें यदि सुधार के सुझाव दें कि हम बच्चे की जो कार्य क्षमता विकसित होने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पूर्ण कार्य क्षमता विकसित हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में यदि हम बात करें तो आप उस चीज़ का यदि हम अध्ययन करें, मूल्यांकन करें तो उसमें क्या कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के यदि सुझाव समय पर मिलते रहेंगे तो उनकी वो क्षमताएं भी विकसित होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए कार्यात्मक प्रतिमान का यदि हम शैक्षिक महत्व देखें तो वास्तविकता में इस 6 बिंदुओं के अंतर्गत उनका वो शैक्षिक महत्व निर्धारित हो जाता है और वो शैक्षिक महत्व हमारे सामने विकसित हो जाता है। तो ये आपका कार्यात्मक प्रतिमान मॉडल पूर्ण हुआ। चौथा मॉडल जो है आपके इसमें, वो चौथा मॉडल है आपका मानवाधिकार मॉडल, ह्यूमन राइट्स मॉडल कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव अधिकार क्या है। जैसे आपके कुछ मानव अधिकार निर्धारित किए गए हैं संविधान में, ऐसे ही अक्षम बालकों के भी
कुछ राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन ह्यूमन राइट्स का यदि हम उनका संरक्षण करें, उनको यदि माने, उनकी हम वास्तविकता को देखें, तो देखने के आधार पर यदि हम देखें तो कुछ मानवाधिकार उनके भी हैं। उन मानवाधिकारों को यदि हम संरक्षण प्रदान करें, उनको उन मानवाधिकारों की रक्षा करें, तो उसी के आधार पर यह मानवाधिकार मॉडल कार्य करता है। इस मानवाधिकार मॉडल में यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त अधिकारों की यदि बात करें, वास्तविकता में सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, तो पहला जो अधिकार आप सभी जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म के अनुसार पूजा कर सकते हैं, धर्म के अनुसार रह सकते हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। यही स्वतंत्रता उन असमर्थ युवाओं के लिए भी है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं और उस धर्म के अनुसार ही अपना आचरण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, किसी भी बालक को अपने विचार रखने के, चाहे वो कोई भी मंच हो, आपका सामाजिक मंच हो, राजनीतिक मंच हो, या आपका दूसरा सरकारी गवर्नमेंट का मंच हो, सरकारी मंच हो, उस पर अपनी विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप अपने विचार रख सकते हैं। वो विचार किसी विषय से संबंधित हो सकते हैं, वो विचार आपके किसी देश के प्रति हो सकते हैं, आपके अपने समाज के प्रति हो सकते हैं। आपको अपनी विचार अभिव्यक्ति का पूर्ण क्या है, अधिकार है। तीसरा है आपका राजनीतिक सहभागिता का अधिकार। आप किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, राजनीति की व्यवस्था के अनुसार आप उसमें भाग ले सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आपका पूर्ण अधिकार है कि आप कहीं भी कोई भी राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक सहभागिता का अधिकार रख सकते हैं, राजनीति में भागीदार बन सकते हैं, राजनीति का मुद्दा उठा सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं। आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। चौथा है दास प्रथा का विरोध करने का अधिकार। यदि कोई बालक बहुत समय से किसी व्यक्ति के यहाँ कार्य कर रहा है, तो उसको दास की तरह वहीं बधुआ मजदूर करके रख रखा है, या दास बना करके आप किसी से कोई काम करवाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो आप इस चीज का क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। आप दास प्रथा का वो नहीं है कि हम सब अपने स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए हम किसी के दास बन नहीं सकते, तो इसका हम विरोध कर सकते हैं। ठीक है। दास प्रथा का विरोध करने का अधिकार। पांचवा है सभा एवं गोष्ठी करने का अधिकार। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कानून के तहत हो। आप वर्तमान में धारा 144 चल रही है और आप कहेंगे था हमें तो सभा करने का अधिकार है, गोष्ठी करने का अधिकार है, तो उस समय आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है। इसीलिए वो कानून के तहत आप कहीं भी सभा और गोष्ठी कर सकते हैं। अब चुनाव चल रहे हैं, प्रचार चल रहे हैं, तो उसमें आप जाओ साहब हमें तो अधिकार है, हम तो गोष्ठी करेंगे, हम तो सभा करेंगे, करो, लेकिन नियम क्या है, कानून क्या है, इस समय आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या आपके पास पाबंदियां हैं, उन चीजों का ध्यान रखते हुए आपके पास सभा और गोष्ठी करने का पूर्ण अधिकार है। छठवां है आपका शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। आप शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये अधिकार पहले से था, है और रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक कानून और बन गया है। आप कानून, शिक्षा का अधिकार का कानून भी है और इस कानून के तहत आपको ये क्या कहते हैं, अधिकार है वास्तविकता में आप उस चीज को कर सकते हैं। और करने के साथ यदि हम उस चीज को देखें कि वास्तविकता में आपके पास शिक्षा प्राप्त कहीं भी, कैसे भी, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में, किसी भी विद्यालय में आप जहाँ भी हैं वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये आपके कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के प्राप्त अधिकार है। यदि हम मानवाधिकार की विशेषता की बात करें, मानवाधिकार विशेषता, मानवाधिकार की विशेषता, मानवाधिकारों की
विशेषताओं की बात करें तो इनकी कुछ विशेषताएं भी निर्धारित की गई हैं। उन विशेषताओं के तहत क्योंकि विकलांग बालकों की उनके गैर विकलांग साथियों के साथ समान रूप से समाज के सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए, सक्रिय रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार की मानव अधिकार प्रतिमान के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें पहली है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित विशेषताएं। पहली जो विशेषता है वो है आपकी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित विशेषता। राजनीतिक अधिकार से संबंधित विशेषता। क्योंकि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से संबंधित विशेषता, इसकी यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी कुछ अधिकार निर्धारित किए गए हैं। इन अधिकारों को यदि हम अगली क्लास होगी उस समय बात करेंगे और वास्तविकता में ये चीज़